नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर 5 आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। भारत ने जम्मू के नगरोटा मुठभेड़ के सिलसिले में विरोध दर्ज करने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग की कार्यवाहक राजदूत को तलब किया और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.67% हुई। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता तथा रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट से 30 से 35% तक कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं अधिक बड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नए अवसरों में बदलें। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का भाव होता है। सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत, उसकी कुंजी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी होती है। और कभी आप देखोगे जो विफल होते हैं उनके मन में हमेशा सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन के बोझ के नीचे दबे हुए, यार क्या करूं, एग्जाम आ रही है, यार क्या करूं, जल्दी जाना, हर बार बर्डन। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी और पर्पज ऑफ लाइफ 2 ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया को भारत से बड़ी आशाएं तथा अपेक्षाएं हैं और ये हमारी युवा विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, बल्कि सबसे आगे और सबसे तेज रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अनुसंधान से लेकर उत्पादन क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर ही अवसर हैं। आज भारत में एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ की, एंटरप्राइज स्पिरिट की, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। यानी आप सभी सही समय पर सही सेक्टर में पहुंचे हैं। इस दशक में सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में ही लाखों करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। इसलिए आपके लिए रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक अवसर ही अवसर है। गांधीनगर के पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के साथ अपने 1.5 दशक के लगाव का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने गुजरात सरकार से इस विश्वविद्यालय का दायरा बढ़ाकर पेट्रोलियम के साथ साथ समूचे ऊर्जा क्षेत्र को इसमें शामिल करने का आग्रह किया। बीते 1.5 दशक में पीडीपीयू ने पेट्रोलियम सेक्टर के साथ साथ पूरे एनर्जी स्पेक्ट्रम और अन्य क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। और पीडीपीयू की प्रगति देखते हुए
आज मैं गुजरात सरकार को भी अनुरोध करता हूं कि कानून में अगर आवश्यक हो तो परिवर्तन करके इसको सिर्फ पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के बजाय अब इसको हम एक एनर्जी यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट करें उसका नाम, क्योंकि उसका रूप दायरा बहुत विस्तार होने वाला है। और आप लोगों ने इतने कम समय में जो कमाया है, जो देश को दिया है, शायद एनर्जी यूनिवर्सिटी इसका विस्तार बहुत बड़ा लाभकर्ता देश को होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 5 अत्याधुनिक सुविधाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। इनमें गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा 17 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 45 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाला मोनो क्रिस्टलाइन फोटोवोल्टिक पैनल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के 22 करोड़ रुपए की निधि वाले टेक्नोलॉजी कारोबारी इनक्यूबेटर का भी शुभारंभ किया। उन्होंने गुजरात खेल प्राधिकरण द्वारा स्थापित 15 करोड़ रुपए की लागत से बने खेल परिसरों का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने होराइजन 2020 के अंतर्गत औद्योगिक कचरे के निपटान और पानी का खारापन दूर करने से संबंधित अनुसंधान केंद्र इंडिया H2O का भी उद्घाटन किया, जो यूरोपीय संघ के सहयोग से स्थापित किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि करीब 2600 विद्यार्थियों ने आज दीक्षांत समारोह में डिग्रियां और प्रमाण पत्र हासिल किए। 40 शोध छात्रों को पीएचडी की डिग्री दी गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों ने विशिष्ट अतिथियों से पदक और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्राप्त किए। पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय को शिक्षा संस्थाओं का आकलन करने वाली राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC ने हाई A ग्रेड दिया है। इस विश्वविद्यालय का गठन 4 अप्रैल 2007 को गुजरात विधानसभा के अधिनियम के जरिए किया गया था। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस अवसर पर मौजूद थे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के संचालक मंडल के अध्यक्ष और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शानदार काम किया है और दुनिया की प्रत्येक प्रमुख कंपनी भारत में निवेश करना चाहती है। तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट 2020 के बारे में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5-6 वर्षों में $64 अरब का निवेश हो चुका है। श्री सिंह ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र भारत के उन क्षेत्रों में शामिल है जिसमें बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो रहा है। We are the fastest growing country as far as renewable energy capacity is concerned. We have open bids and all the major companies in the world come and bid. So every major company in the world is interested in India, is invested in India. In fact, for the past 5-6 years, our investments in renewable energy have totaled up to almost $64 billion. It is one of the highest sectors as far as FDI is concerned. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर को री इन्वेस्ट 2020 सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में दुनिया की प्रमुख कंपनियां टेक्नोलॉजी संबंधी अपने नवीनतम खोजों को प्रदर्शित करेंगी। सम्मेलन में ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा होगी। विश्व के कई देशों के नेता, 70 देशों की ऊर्जा मंत्री और 200 जाने माने वक्ता इसमें हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री आज 15वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में होने वाले 2 दिन के इस सम्मेलन का विषय है 21वीं शताब्दी के सभी के लिए अवसर जुटाना। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। इस वर्ष G20 संगठन के नेताओं की ये दूसरी बैठक है। G20 शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी से समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक रूप से उबरने पर केंद्रित होगा। सम्मेलन के दौरान संगठन के नेता महामारी से निपटने की तैयारियों और रोजगार बहाली के उपायों और साधनों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के युवराज के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद इस वर्ष मार्च में G20 का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें संगठन के नेताओं के बीच कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और इसके लिए समन्वित वैश्विक प्रयास करने पर सही समय पर सहमति बनी थी। भारत इस संगठन में सऊदी अरब और इटली के साथ G20 देशों के नेतृत्व के रूप में प्रवेश करेगा। इटली इस वर्ष 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता का दायित्व संभालेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद द्वारा आतंकी हमले की योजना बनाने के मामले में पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया। पाकिस्तानी अधिकारी को इस महीने की 19 तारीख को जम्मू के नगरोटा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन टोल प्लाजा के निकट हुई मुठभेड़ के सिलसिले में बुलाया गया था।
इस मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान से आतंकियों और आतंकवादी गुटों को समर्थन देने की उसकी नीति छोड़ने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से उसकी जमीन से आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने को भी कहा है। पाकिस्तान से कहा गया है कि वो इस मामले में विश्व से किए गए अपने वायदे को निभाए और ये सुनिश्चित करे कि उसके यहां किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि न होने पाए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के मुठभेड़ में मारे जाने के मद्देनजर शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के भारी तबाही और विनाश के मंसूबे को विफल कर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने एक बार फिर अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है और उनकी चौकसी की वजह से ही जम्मू कश्मीर में सबसे निचले स्तर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को निशाना बनाने के आतंकवादियों के नापाक इरादे विफल कर दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव और शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने आज तड़के संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए गोलाबारी की, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि शहीद जवान की पहचान हवलदार पाटिल संग्राम शिवाजी के रूप में की गई है। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने जिला विकास परिषद और पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बांदीपोरा जिले का दौरा किया। उनके साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक अनीस फेरई थे। श्री चौधरी ने पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के सिलसिले में बैठक पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर 5 आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली भाग लेंगे। भारत ने जम्मू के नगरोटा मुठभेड़ के सिलसिले में विरोध दर्ज करने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया और देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.67% हुई। देश में कोविड के 46,232 नए मामलों के साथ देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90,50,598 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान 564 लोगों की मृत्यु के साथ ही अब तक कोरोना से 1,32,726 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 49,715 लोग ठीक हुए, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के 84,78,124 रोगी ठीक हो चुके हैं। ठीक होने की दर देश में 93.67% हो गई है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,39,747 है। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड महामारी के 10,66,022 नमूनों की जांच करके कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने में एक और रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। देश में अब तक कुल 13,06,57,808 कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ नमूनों की जांच की गई। कोविड के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रतिदिन 10 लाख से अधिक जांच की जा रही है। इससे सुनिश्चित हो गया है कि महामारी का प्रभाव निम्न दर पर बना हुआ है। देश में आज कोविड के संक्रमण मामलों की दर 7% से भी कम है। यूरोपीय और अमेरिकी देशों में दैनिक मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जबकि भारत में महामारी को नियंत्रण में रखने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे उत्तर भारत के कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर नजर रखें और जांच का दायरा बढ़ाएं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 925 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,62,653 हो गई है। कल 1,367 रोगियों के स्वस्थ होने से ठीक होने की दर 94.86% तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 2,49,157 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 और अन्य गंभीर बीमारियों से 3 लोगों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,426 हो गई। राज्य में इस समय 12,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। इनमें 9,000 से अधिक संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में हैं। कर्नाटक में कोविड-19 मरीजों की दर में लगातार कमी हो रही है। ये 1.46% हो गई है। मृत्यु दर भी घटकर 0.95% रह गई। 11 अक्टूबर से राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में कमी आई है। कल 1,781 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 2,181 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.8% है। कुल सक्रिय मामले 24,752 हो गए हैं, जिनमें से केवल 539 आईसीयू में इलाज चल रहा है। बेंगलुरु के शहरी जिले में नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। वहीं कल 1,067 नए मामले सामने आए, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु में इस समय 17,663 सक्रिय मामले हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड महामारी के फैलाव में आ रही तेजी के मद्देनजर दिल्ली में केंद्र और राज्य के सरकारी तथा निजी अस्पतालों में 205 आईसीयू बिस्तरों की बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के अस्पतालों और दिल्ली स्थित एम्स में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या में भी 116 की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में इसी तर्ज पर निजी अस्पतालों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा भेजे गए 125 वेंटिलेटर भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने गृह मंत्री के निर्देश के बाद आरटीपीसीआर परीक्षण की दैनिक क्षमता भी 27,000 से बढ़ाकर 37,200 प्रतिदिन कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में लॉकडाउन लगाने संबंधी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। इस बीच राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण राज्य के 5 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में आज से हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। सरकार ने राज्य में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रखने का फैसला भी लिया है। यही नहीं, महाविद्यालय भी अभी बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9वीं से लेकर कॉलेज तक के विद्यार्थी कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुरूप मार्गदर्शन के लिए स्कूल कॉलेज जा सकते हैं। वहीं सिनेमा घर भी पूर्व की व्यवस्था के अनुसार 50% दर्शक संख्या के साथ संचालित हो सकते हैं। कोविड-19 पर कल भोपाल में आयोजित एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक बुलाकर कोरोना की स्थिति के संदर्भ में सुझाव प्राप्त किए जाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने मास्क के उपयोग को सख्ती से लागू करवाने तथा विवाह समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रखने के निर्देश भी दिए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात सरकार ने सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये घोषणा उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कल शाम गांधीनगर में की। राज्य सरकार के अनुसार विभिन्न शहरों में कर्फ्यू लागू करने का उद्देश्य हाल ही में कोविड-19 के मामलों में देखी गई बढ़ोतरी को नियंत्रण में लाना है। कर्फ्यू के दौरान सिर्फ दवाई, दूध और पेट्रोल सहित अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। राज्य परिवहन की बसें कर्फ्यू वाले शहरों में कर्फ्यू के दौरान नहीं चलाने का फैसला किया गया है। इस बीच राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में उछाल अभी भी जारी है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 1,420 नए मामले सामने आए। अहमदाबाद में सबसे अधिक 327 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि सूरत में 246 नए मामले सामने आए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 13,000 को पार कर गई है, जिसमें से 92 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में कोविड-19 के 2,23,000 रोगी ठीक हुए हैं।
इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.04% हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 794 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल मामले बढ़कर 2,29,000 हो गए हैं। राज्य में अभी 5,603 लोगों का इलाज चल रहा है। त्रिपुरा में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने की दर 96.26% हो गई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 31,061 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 75 नए मामले सामने आए, जबकि 116 लोग ठीक हुए। कल एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही मरने वालों की संख्या 363 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 32,292 हो गई, जबकि 842 लोगों का इलाज चल रहा है। मिजोरम में कोरोना के 66 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में 40 लोगों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 3,607 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्वस्थ होने की दर 96.55% तक हो गई। राज्य में अब तक 3,111 लोग ठीक हुए हैं और 491 लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति, वितरण और प्रशासनिक व्यवस्था की तैयारियों की कल एक बैठक में समीक्षा की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस दिशा में नए प्रयोग करने वाले लोगों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और दवा कंपनी के प्रयासों की सराहना की तथा निर्देश दिया कि कोविड वैक्सीन के अनुसंधान, विकास और विनिर्माण से सभी तैयारियों को सुगम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। भारत में कोविड-19 के 5 टीके विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुके हैं, जिनमें से 4 दूसरे या तीसरे चरण में और 1 पहले या दूसरे चरण में है। वैक्सीन उपलब्ध हो जाने पर उसके उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और शीत भंडारण की व्यवस्था करने तथा सिरिंज और सुइयों की खरीद की तैयारियां आगे बढ़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड के उपचार की दवा के विनिर्माण और उसके आपातकालीन प्रयोग के विभिन्न पहलुओं की भी समीक्षा की। श्री मोदी ने निर्देश दिया कि वैक्सीन को जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने के लिए सभी विनियामक मंजूरी लेने की चरणबद्ध योजना तय की जाए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन विकास के व्यापक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोविड से रोकथाम के उपायों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए तथा मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और स्वच्छता का कड़ाई से पालन होना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर नितेश इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 और 011-2331-4444। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल्स पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज चेन्नई में 67,378 करोड़ रुपए लागत की बुनियादी ढांचे से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे चेन्नई की पानी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहर के निकट एक बड़े जलाशय को भी जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तर प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 5,555 करोड़ रुपए से अधिक है। परियोजनाओं को 24 महीनों में पूरा करने की योजना है। इससे इन जिलों की लगभग 42 लाख आबादी को लाभ होगा। इन सभी गांवों में ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति और पानी समिति का गठन किया गया है, जो संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी। परियोजनाओं की आधारशिला आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री इन समितियों के सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
समाज के सभी लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश में 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें से 6,381 केंद्र महाराष्ट्र में हैं। इन सेवाओं में 4,111 कल्याण केंद्र राज्य की दूरगामी क्षेत्रों में हैं। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के माध्यम से नवजात शिशुओं, माताओं और किशोरों को सभी समावेशी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। यहाँ संक्रमण वाली बीमारी को नियंत्रित करने का काम भी किया जाता है। ये केंद्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी मंच के प्लेटफॉर्म की देखरेख भी करता है। इसके तहत रोगी से डॉक्टर, ओपीडी सेवा और डॉक्टर से डॉक्टर परामर्श भी प्रदान किए जाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन केंद्रों ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सामुदायिक निरीक्षण और रोगियों को तीव्र पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुणाल शिंदे के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। 4 दिन का छठ पूजा पर्व आज देश के विभिन्न भागों में उदित सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न हो गया। छठ पर्व बुधवार को शुरू हुआ था और आज श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को प्रातः अर्घ्य देकर छठ प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे लंबा उपवास समाप्त किया। इस अनुष्ठान को पारण कहा जाता है। इस साल कोविड महामारी के कारण अधिकतर लोगों ने अपने घर में ही कृत्रिम तालाब और जलाशय बनाकर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सूर्यदेव की उपासना की। बिहार में गंगा, कोसी, गंडक और अन्य नदियों पर आज सवेरे सूर्य देवता की प्रार्थना के लिए लोग एकत्र हुए। बड़ी संख्या में छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं ने कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, घाघरा और अन्य नदियों के किनारे छठ घाटों पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। औरंगाबाद, रोहतास, पटना, भोजपुर, नवादा, नालंदा, नवादा जिले के सूर्य मंदिरों तथा पौराणिक महत्व के कुछ अन्य स्थानों पर श्रद्धालुओं ने छठ पर्व के अंतिम दिन विशेष पूजा अर्चना की। इधर अर्घ्य अर्पित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास सीमा के दोनों ओर से सुबह से ही छठ व्रतियों का तांता लगा रहा। कोविड-19 को लेकर राज्य के सार्वजनिक छठ घाटों पर इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी देखी गई। सावधानी बरतते हुए बड़ी संख्या में लोगों ने कृत्रिम जलकुंड बनाकर अपने घरों की छतों पर ही छठ व्रत किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। आज विश्व मत्स्य दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में सभी मछुआरा समुदाय मछली पालकों और संबद्ध हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए ये दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है। आज विश्व टेलीविजन दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में श्रव्य दृश्य संचार माध्यम के प्रभाव और अन्य प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की इसकी क्षमता को स्वीकार करते हुए 1996 में ये दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। तभी से हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली में आज सवेरे वायु गुणवत्ता खराब रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक सवेरे 7 बजे 264 दर्ज किया गया। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही शहर की हवा खराब होने का सिलसिला शुरू हो गया है। पराली का जलना तथा अन्य कई स्थानीय कारणों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। और अब आज के मौसम पर एक नजर। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। चेन्नई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 25 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान साफ रहेगा। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गिलगित में तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने के साथ ही दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत कार्बन फुटप्रिंट को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर 5 आधुनिक सुविधाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज से शुरू हो रहे 15वें G20 शिखर सम्मेलन में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।